न्यूटन के हमने 3 लॉ पढ़े। पहले लॉ को नाम दिया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को नाम दिया सेकंड लॉ, और फिर तीसरे को नाम दिया थर्ड लॉ। ठीक है, 3 लॉ पढ़े हमने न्यूटन के, मोशन से रिलेटेड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये तभी काम में आते हैं, मोशन है। एक्चुअल में न्यूटन के 3 लॉ नहीं है। न्यूटन के 3 लॉ नहीं है, न्यूटन का तो केवल एक ही लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही एक लॉ है, इसी का एक रूप है फर्स्ट लॉ, इसी का एक दूसरा रूप है थर्ड लॉ। तो बेसिक लॉ सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में से ही फर्स्ट लॉ निकल गया और सेकंड लॉ में से ही थर्ड लॉ भी निकल गया। तो हम अब प्रूव कर रहे हैं, क्या प्रूव कर रहे हैं? प्रूव दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ is the basic law which contains first law and third law in it। सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ में ही थर्ड लॉ भी है। एक ही लॉ है एक्चुअली, और उसी में से दोनों लॉ निकल जाते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं किस कौन सा फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ एक बार फिर से देख लो क्या चीज़ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया की, चलती हुई बॉडी चलती रहेगी, रुकी बॉडी रुकी रहेगी, चलती बॉडी है सेम स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी। और ये सेकंड लॉ से निकल कर ला रहे हैं हम। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन इट, एंड द चेंज इन मोमेंटम this change in momentum is directed in the direction of force। ठीक है, अब यहां देखिए सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन इट। देखो सेकंड लॉ को अक्सर हम ये लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, F इक्वल्स एम ए। ये सेकंड लॉ नहीं है एक्चुअली, सेकंड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो फिजिकल इक्वेशन बन गई सेकंड लॉ की। लॉ है क्या? लॉ ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, तो dp बाई dt कितना होगा? dp बाई dt होगा 0। तो d बाई dt, p कितना है? mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, dp क्या है बता सकते हो? dp क्यों, मैंने क्या लिखा है? dp है चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम dt। dp है, p है मोमेंटम, जब इसके आगे d लगा दिया तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम किसमें? स्मॉल टाइम t में। dt ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है। dt का मतलब स्मॉल टाइम, dp का मतलब स्मॉल चेंज। ये जो dp है आपका, dp है क्या? स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। और dt क्या है? dt क्या है? स्मॉल चेंज इन टाइम। छोटे से टाइम dt में मोमेंटम चेंज हुआ dp। तो dp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अगर फोर्स नहीं लग रही है तो dp बाई dt 0 होगा। मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। अच्छा, m तो चेंज होता नहीं है, m चेंज नहीं होता, चेंज क्या होती है? वेलोसिटी। तो मैंने इस m को बाहर ले लिया, dv बाई dt इक्वल 0। अब ध्यान से देखना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ये दो आपके पास क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है m और दूसरी क्वांटिटी है dv बाई dt। दूसरी क्वांटिटी है क्या? dv बाय dt। तो m क्या चीज है? m है मास। किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है? मास तो कभी 0 नहीं हो सकता, भले चींटी हो या हाथी हो, मास तो 0 हो ही नहीं सकता कभी। अगर कोई पार्टिकल है तो चाहे कितना भी छोटा पार्टिकल हो, चींटी के पैर की उंगली का नाखून भी अगर है
चींटी के पैर की उंगली का अगर नाखून भी है तो भी उसमें कुछ तो मास हो गए ना, पार्टिकल है वो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, क्वांटिटी m और क्वांटिटी dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो, दोनों में से एक तो कंफर्मली जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डेफिनेटली कंफर्मली दूसरी वाली चीज क्या है, जीरो है। दूसरी वाली चीज जीरो है। ये क्या हुआ अब, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt। तो मैं dt को उधर ले जाऊं, जीरो इंटू डी टी, क्या बन गया बोलो जरा, डी वी इज इक्वल टू बन गया आपका जीरो। अब ये जो डी वी है, ये डी वी जो जीरो बन गया है, डी वी जो जीरो बन गया है, ये डी वी क्या, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कितना आया, जीरो। अब मैं इनिशियल वेलोसिटी को उधर ले जाऊं, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन वेलोसिटी। वैसे तो वो बात यहीं से समझ आ रही है, dv क्या है, चेंज, dv है चेंज, चेंज इज इक्वल टू जीरो, तो चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी है, ये बॉडी है आपकी जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जब तक फोर्स नहीं है बाहर से, कोई फोर्स नहीं लग रही है, जब तक फोर्स एब्सेंट है, तब तक इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब रुकी हुई तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो। और अगर फोर्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला कुछ भी। वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का तो मतलब क्या हुआ, रुकी हुई चीज रुकी हुई रहेगी। दूसरी बॉडी है, ये एक सर्टेन वेलोसिटी चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही। जब फोर्स नहीं लग रही, एब्सेंस ऑफ फोर्स है, तो फिर क्या है, वेलोसिटी में चेंज जीरो है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड जिस तरफ को थी उसी तरफ को बनी रहेगी। 2 मीटर पर सेकंड अगर ईस्ट में थी तो 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट में ही बनी रहेगी। कब तक, जब तक कि इस पर बाहर से कोई फोर्स लगती, अगर बाहर से कोई भी फोर्स बाहर की हो या इंटरनल हो, अगर कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी चल रही है वो लगातार चलती ही रहेगी, अपनी कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहेगी और एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। और ये ही एक्चुअल में क्या है, यही क्या है, यही आपका फर्स्ट लॉ है। देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। फोर्स के बिना किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आ सकता। मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए, रुकी हुई को चलाने के लिए, चलती हुई को मोड़ देने के लिए, रोकने के लिए आपको एक कॉज चाहिए। कौन सा कॉज होता है वो, फोर्स चाहिए। अगर ये फोर्स एब्सेंट है, अगर फोर्स ही एब्सेंट है, तो फिर वेलोसिटी में, मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड लॉ से निकल कर आया हमारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ से निकल कर आया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहाँ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में ही है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर ही है फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ बेसिक यूनिट हुआ, बेसिक लॉ हुआ, और फर्स्ट लॉ उसका एक एक दूसरा रूप है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड लॉ में थर्ड लॉ है या नहीं है, थर्ड लॉ है या नहीं है। थर्ड लॉ अप्लाई होता है दो बॉडीज पर, दो बॉडीज पर है। फिर से थोड़ा सा हल्का सा एक बार रिवाइज सा कर लेते हैं। ये दो बॉडी हैं, चलती हुई टकराई। पहली बॉडी ने, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, बॉडी ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाई, एफ ए बी, फोर्स बाय ए ऑन बी। दूसरी बॉडी बी ने फोर्स लगाई ए, एफ बी ए, फोर्स ऑन, फोर्स बाय बी ऑन ए, फोर्स बाय बी ऑन ए। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, एफ ए बी, या इसे F12 लिख लो, एफ बी ए, दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन इनमें से एक अपोजिट है दूसरे की, डायरेक्शन अपोजिट है। किसी भी वेक्टर के सामने हमने पढ़े थे अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर कैसे पढ़ा था, ये आपका ए वेक्टर है
और ये आपका बी वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंटी पैरेलल वेक्टर, या हम कहेंगे बी वेक्टर इक्वल्स माइनस ए वेक्टर। तो वही चीज यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, ये फोर्स दोनों की इक्वल भी है और एक दूसरे से अपोजिट भी है फोर्स। अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड लॉ में ये बात आती है या नहीं आती। सेकंड लॉ क्या है, dp बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, और पहले भी हमने ये बात डिस्कस कर ली थी क्या, कि यहाँ f वो dp f वगैरह सब उन्होंने इस तरह से चुन लिए कि इसके साथ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है k इंटू एफ, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल टू होता है 1। तो फिर दो बॉडीज हैं आपके पास, पहली बॉडी A, दूसरी बॉडी B। मैं इसको 1 या 2 लिखूं या A और B लिख लेता हूं, मैं A और B ही लिख लेता हूं। देखिए फोर्स ऑन A बाई B, फोर्स ऑन A बाई B कितना होगा, यहाँ से K1 हो गया। फोर्स ऑन A बाई B इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, फोर्स ऑन ए बाई बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब दोनों को मैं ऐड कर दूं जरा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ से, तो एफ सर ए, ये समझ में नहीं आया। ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें देना होता है एक कांस्टेंट के, लेकिन पीछे हमने डिस्कस करा था कि न्यूटन ने इस फोर्स की यूनिट इस तरह से डिसाइड कर ली कि हर बार के की वैल्यू 1 ही आती है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dp बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, के यहाँ से 1 हो गया। तो मैंने पहले एक यही फॉर्मूला दो बार लगाया, एक बार ए बॉडी के लिए, दूसरी बार बी बॉडी के लिए। तो फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू dp बाई डी टी, dpa मैंने लिखा dpa मतलब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। फिर फॉर्मूला मैंने लगाया बी के लिए, फोर्स, फोर्स ऑन, हाँ एफ ए बी, ए के लिए लगा ना, मैंने ये क्या लिखा, हाँ ये रहा एफ ए बी। तो एफ ए बी में फोर्स ऑन, फोर्स बाय ए ऑन बी, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी हो जाएगा। फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन ए बाय बी, अगर ए की फोर्स निकाल रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, अगर बी पर फोर्स फाइंड कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। दोनों जुड़े। अच्छा, जब तक आपका बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, जब तक बाहर से फोर्स कोई नहीं लग रही, तब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका 0 है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। चलो इसको मैं यहाँ छोड़ करके कोई दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको ज़ीरो हमने कैसे कर लिया। आप सब बच्चे सब अब आजकल खेल रहे हैं मोबाइल, मोबाइल पर कैरम। अनफॉर्चुनेटली आप सब मोबाइल पर खेल रहे हैं, लेकिन खेलना चाहिए इसे बैठ के रियल कैरम बोर्ड पर। यहाँ आपके ये रखी हुई है, सारे के सारे गोट यहाँ रखी हुई है। ठीक है, आपने ये स्ट्राइकर यहाँ रखा, स्ट्राइकर पर एक फोर्स लगाया, स्ट्राइकर चला, स्ट्राइकर ने यहाँ आकर के इसको स्ट्राइक कर दिया, मार दिया इसे गोट को। तो एक बार तो आपने फोर्स लगा दी, लेकिन जब ये चल रहा है, जब ये स्ट्राइकर चल रहा है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये दूसरे से टकराया, ये जो टकराव हुआ है यहाँ पर, ये जो टकराव है, ये टकराव है, इसे हम बोलते हैं फिजिक्स में
कोलिजन, ये जो टकराव है उस टकराव के टाइम पर, टकराते समय, टकराव के टाइम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। देखो ध्यान से, स्ट्राइकर पर फोर्स तो आपने पहले ही लगा दी थी जब उसे चलाया था, लेकिन जब टकरा रहे हैं तब वो आपके हाथ में किसी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो आप ये देखते हैं अच्छी तरह से, आप जानते हैं कि ये गोट थोड़ी सी आगे चली गई, इसमें मोमेंटम आ गया, मोशन आ गया, लेकिन उतना ही मोशन आपका जो ये स्ट्राइकर है इसके अंदर कम हो जाता है, उतना ही मोशन कम हो जाता है। ये किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ये अपनी जगह रुक जाएगा, लेकिन इसी का तो मोशन आगे ट्रांसफर हो गया। तो जितना चेंज मोमेंटम का हुआ इस पहले वाले में, उतना ही चेंज अपोजिट डायरेक्शन में इसका हो गया। तो नेट चेंज इन मोमेंटम, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए बी प्लस एफ बी ए इजिकल्स टू कितना बना? 0, यानी कि एफ ए बी इजिकल्स टू माइनस का एफ बी ए। फिर से देख लीजिए एक बार, न्यूटन का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आपने दिया एक कांस्टेंट, कांस्टेंट देना ही पड़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इजिकल टू लगाने के लिए। और न्यूटन ने फोर्स की जो यूनिट थी वो इस तरह से डिसाइड कर ली थी कि इस के की वैल्यू 1 आती हमेशा, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो फिर अब आपका फॉर्मूला बन गया, मैं यहीं पे छोटा सा फॉर्मूला लिख दूं, आपका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू डी पी बाय टी टी। बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज मत करना जी, यहाँ तो ये के लिखा हुआ था, इस बार आपने के कहाँ भगा दिया ऐसे, ये कहाँ गायब कर दिया। वही मैं अपने एक पुराने वाले बच्चे की लैंग्वेज बोलूँ, सर मुझे यूं ही समझ में आता, यहाँ तो आपने लिख रखा था कि यहाँ जाने कहाँ से, यहाँ तो के आपने ना लिखा, क्यों ना लिखा यहाँ पे के? सर यू के कैसे हो जावे, के इक्वल टू 1 कैसे हो जावे? ये 1 कैसे हो जाता है? ये प्रैक्टिकली हो जाता है, प्रैक्टिकल की चीजें हैं जो हम इस के की वैल्यू थ्योरी से नहीं निकाल सकते। याद कीजिए, हमने डायमेंशंस पढ़ी थी, उसमें के लगाया था और वहां लिखा था के है, के की वैल्यू हम थ्योरेटिकली फाइंड कर ही नहीं सकते, इसको तो प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला निकाला था, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो फिर आपने क्या कहा था कि जी यहाँ के की वैल्यू 2 पाई है, तो इसलिए टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब कहाँ से आ गया टी? ये जो 2 पाई आता है, ये आता है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब आता है। तो ऐसे ही न्यूटन ने प्रैक्टिकली ये कहा कि भाई के की वैल्यू, न्यूटन ने अपने जो न्यूटन फोर्स बनाई थी, फोर्स का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने फोर्स की यूनिट ऐसे चुन ली कि के की वैल्यू 1 आ जाए, के की वैल्यू 1 आ जाए। चलो मैं इस के की वैल्यू को 1 करके दिखाता हूँ, छोड़ते हैं इसे बीच में हम पहले। देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाय dt इज इक्वल्स टू k dp बाय dt। तो F इज इक्वल्स टू k d बाय dt, p कितना है? mv। m को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि m में वेरिएशन नहीं होता। d, ये जो d है ये चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, लेकिन मास में तो चेंज होता ही नहीं, भले ही चलती रहे बॉडी या रुकी रहे। तो के एम डी वी बाय डी टी कितना हो गया? के एम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब न्यूटन ने कहा कि, लोगों ने कहा कि 1 न्यूटन फोर्स किसे कहेंगे? उन्होंने कहा कि भैया मास ले लो 1 केजी का, उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का, तो जो फोर्स आएगी आपने लगाई है, ये फोर्स 1 न्यूटन है। तो अब जरा देखना ध्यान से, मैं अगर इस 1 न्यूटन की डेफिनेशन को यहाँ रखूं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू के इंटू एम, 1 केजी, मास कितना, एक्सीलरेशन कितना 1, तो क्या निकल कर आई? के की वैल्यू 1 निकल कर आई। यहां से न्यूटन ने कहा था के की वैल्यू 1 होती। न्यूटन ने अपने आप ही अपने हिसाब से आसानी के लिए फोर्स की यूनिट इस तरह से डिसाइड कर ली कि 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास है, 1 किलो की एक बॉडी है आपके सामने, ये 1 केजी, इसमें आपको एक्सेलरेशन देना है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। तो बस जो भी फोर्स लगाई, इसे तोला नहीं, इसे नापा नहीं, कुछ नहीं कहा,
उन्होंने कहा भाई जो फोर्स आप लगा रहे हो ये 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन को डिफाइन कर दिया है ऐसे उन्होंने, तो इसलिए के की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से फिर से हटाओ इसे सारी बात को, तो यहाँ क्या हुआ, के की वैल्यू 1 हो गई, तो फोर आपका फॉर्मूला क्या बना, एफ इजिकल्स टू डी पी बाई डी टी, एफ इजिकल्स टू डी पी बाई डी टी। अब दो बॉडी के लिए मैंने फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, दोनों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ये निकल कर आया। लेकिन जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब तक मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अभी हम पढ़ेंगे इसे। तो कोई भी चेंज नहीं हुआ मोमेंटम में, यानी ये वाली साइड हो गई आपकी जीरो, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यही क्या है, यही थर्ड लॉ है। तो आपने फाइंड कर लिया थर्ड लॉ। कहाँ से शुरू करा सेकंड लॉ से, पहुंच गए कहाँ पर, थर्ड लॉ पर पहुंच गए। शुरू करा कहाँ से, फर्स्ट लॉ से, वो सॉरी सेकंड लॉ से, पहुंच गए कहाँ, पहुंच गए फर्स्ट लॉ पर। तो इसका मतलब लॉ तो केवल एक ही है, लॉ केवल एक ही है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड थर्ड लॉ दोनों ही सेकंड लॉ के ही दूसरे रूप हैं। अब बताओ कोई कंफ्यूजन।